गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। हमारे दोस्त हितिन पटेल ने नाम दिया कि ये जो फेसबुक लाइव आप करते हैं, उनका एक सुझाव था इसका कोई नाम रखा जाए। मैंने उनकी बात मानी है क्योंकि वो बेहतर सुझाव देते हैं। और अब फेसबुक लाइव का नाम हम नया जमाना ही रखेंगे, क्योंकि नया जमाना के नाम से ही मेरा ब्लॉग भी है। और कोशिश करूंगा कि यहाँ जितने भी वीडियो हैं वो नया जमाना ब्लॉग पर अवेलेबल रहें। बाकी चीजें धीरे धीरे होंगी। आज हम लोगों ने तय किया था कि जेएनयू के बारे में बात करेंगे हम लोग, और जेएनयू के बहाने हम कोरोना के बारे में भी बात करेंगे, और जेएनयू के बहाने हम पूरे देश के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे। पर्सनली अपने निजी जीवन के बारे में बात करूंगा मैं। बहुत सारे पहलू उससे जेएनयू के समझने में मदद मिलेगी आपको। मैं नहीं जानता आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैं उन प्रोफेसरों की भी नहीं जानता और शिक्षकों की भी नहीं जानता जो फेसबुक पर हैं और धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं। लेकिन मेरी एक चिंता है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं। और मैं जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो मेरी जूनियर नहीं है, जेएनयू में पढ़ी हैं, जानती भी हैं मुझे। उनके पतिदेव इलेक्शन हारे थे मुझसे प्रेसिडेंट का। मैं निर्मला सीतारमण से खास तौर पर यह अनुरोध करूंगा कि हिंदुस्तान के सभी विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, जिनको यूजीसी की स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो पीएचडी के स्टूडेंट हो, चाहे वो एमए के स्टूडेंट हो, या जिनको राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति मिलती है, उनकी स्कॉलरशिप विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी कंडीशन तत्काल रिलीज की जानी चाहिए। अरे हिंदुस्तान में लाखों विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी? क्यों नहीं सोचते हम लोग? क्यों नहीं डिमांड करते हम लोग? क्या पीएचडी के स्कॉलर को अपने गाइड के साइन कराने के बाद स्कॉलरशिप मिलेगी? नहीं। जेएनयू और तमाम विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया जाना चाहिए बाकायदा। केंद्र सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दे, यूजीसी को आदेश दे कि सभी पीएचडी स्कॉलरों की और सभी जो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप पाते रहे हैं या दूसरी स्कॉलरशिप पाते हैं राज्यों की, उनको स्कॉलरशिप उनके खाते में तुरंत पहुंचाई जाए और एडवांस में पहुंचाई जाए। सभी विद्यार्थियों के पास में कम से कम 3-3 महीने की स्कॉलरशिप हर हालत में तत्काल पहुंचाई जाए। अरे ये तो उनका राइट है, ये अलॉटेड है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है पैसा उनके पास में। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि विद्यार्थियों की क्या दशा होगी और किस तकलीफ में होंगे वो। हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। हम लोग फेसबुक पर बिल्कुल एक रमण कर रहे हैं जैसे कि हमारे अय्याशी हो हमारे लिए फेसबुक। तमाम शिक्षक है जो कि तबलीग तबलीग करके हल्ला मचाए हुए, उनके नीचे जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी क्या खाएंगे, कैसे उनका खर्च चलेगा, उनकी कोई चिंता नहीं है। एक सीमा होती है मूर्खता की, लेकिन इतनी असीम मूर्खता है कि आपकी नाक के नीचे समस्या है लेकिन आप नहीं देख रहे। हर हालत में पीएम मोदी से रिक्वेस्ट है और तमाम राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि वे हर हालत में जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप होल्डर हैं उनके खाते में स्कॉलरशिप के पैसे पहुंचाए जाएं और 3-3 महीने के स्कॉलरशिप पहुंचाई जाए।
मैं जानता हूं अनेक विद्यार्थियों के घर का खर्च भी चलता है, उससे मदद मिलती है। बड़े पैमाने पर गरीब विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनके पास में कोई हाथ खर्च नहीं होता इस स्कॉलरशिप के अलावा। मेरे कंसर्न का एरिया है। मुझसे यह मत कहिएगा कि 40 करोड़ लोग मजदूरों की बात करो। कल कुछ लोगों ने कहा, ये मुझे बहुत तकलीफ हुई इससे। अरे 40 करोड़ मजदूरों के लिए जो कि एकदम असहाय है, उनके लिए भी हमने मांग करी है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं हम वकीलों के लिए मांग न करें। इसका कतई मतलब नहीं जो बाकी लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए मांग न करें। वे सभी हमारे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। वकीलों के लिए जब हम मदद की मांग कर रहे हैं तो इसका कतई मतलब नहीं हम मजदूरों की मांग की उपेक्षा कर रहे हैं। जो वामपंथी लोग रहे हैं उनके अंदर यह बीमारी रही है कि मजदूर के अलावा दूसरी दुनिया नहीं देखते वो। हमें इस बीमारी से बाहर निकलना चाहिए। मेरे लिए एक वकील भी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मेरे लिए लैंडलेस लेबर भी महत्वपूर्ण है, और उतना ही मेरे लिए कारखाने का मालिक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लोकतंत्र में रहता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कारखानेदार को जो नुकसान होगा इस बीच में उसकी भरपाई सरकार न करे। ये तो निस्वार्थी डिमांड हो गई हमारी। लोकतंत्र में निहित स्वार्थों से सामाजिक विकास नहीं होता। यह चीज हम लोग सीख लें। जेएनयू पर बात करना चाहते हैं, जेएनयू की शिक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। जेएनयू से शिक्षा मैंने यह ली है कि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। मैं एक वाकया बता रहा हूं आपको। जेएनयू में 1983 में आंदोलन शुरू हुआ। वाइस चांसलर का घेराव का निर्णय लिया जनरल बॉडी मीटिंग ने, और घेराव के निर्णय के बाद में वाइस चांसलर को उसके घर में घेर लिया विद्यार्थियों ने। हम लोगों ने विरोध भी किया था कि नहीं भाई घर पर मत करो, लेकिन नहीं माने लोग। मेजोरिटी से यही निर्णय हुआ कि जाओ। मैं कुछ राजनीतिक कामों की वजह से कैंपस से बाहर निकला हुआ था। जब लौट के जब आया तो देखा कि 3-4 घंटे से जेएनयू में वाइस चांसलर और दूसरे लोग सब चारों तरफ से दरवाजे खिड़कियां उनके घर के बंद कर दिए गए, लाइट काट दी गई, और 300-400 लड़के मिलके जेएनयू वीसी डाउन डाउन बड़ा लगातार नारेबाजी हो रही है। मैं आया, मैं बहुत बहुत गुस्सा हुआ मुझे। मैं एसएफआई का छात्र नेता था। हमने आंदोलन में हिस्सेदारी की है, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन में हिस्सेदारी ऐसी नहीं की है। हमने वाइस चांसलर को कभी वर्ग शत्रु नहीं माना। मैं और मेरे साथ एक दूसरे कॉमरेड गए, अमरजीत सिंह सिरोही, हम लोग दोनों गए। हम लोगों ने कहा कि ये खिड़कियां खोलो। तो वहां जो लोग थे उन्होंने विरोध किया कि नहीं हम नहीं खोलेंगे। मैंने कहा नहीं, हमने घेराव का निर्णय लिया है, वाइस चांसलर को जान से मारने का निर्णय नहीं लिया है। और ये पानी और बिजली ठीक कराई जानी चाहिए, और पानी और बिजली ठीक कराई गई। मैंने स्वयं वीसी से, जो पीएन श्रीवास्तव से, मैंने वीसी से अनुरोध किया कि आप बताइए क्या खाना खाएंगे, क्योंकि वो दोपहर घिरे हुए थे। तो उनका हम नहीं कुछ खाएंगे। वो पानी भी नहीं पिए थे, 5-6 अधिकारी थे। हमने कहा नहीं, आपके लिए डिनर हम मंगाते हैं। तो नरूला से बाकायदा वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोवीसी, तमाम लोगों के लिए, 6-7 लोगों के लिए हमने बाकायदा डिनर के पैकेट मंगवाए। हमने लोगों के नारे खाए, गालियां खाई, कोलैबोरेटर डाउन डाउन, लेकिन अपने सेंस को डाउन नहीं होने दिया। आप जब समाज में रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो आप अपने विवेक को संतुलित रखें। एक और वाइस चांसलर थे, इमरजेंसी के बाद आंदोलन चल रहा था, बहुत तेज आंदोलन था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और वाइस चांसलर का प्रवेश निषेध था यूनिवर्सिटी में। और उसी दौरान वाइस चांसलर के बेटी का ब्याह। वाइस चांसलर ने उस समय के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट को अपने बेटी की शादी में इनवाइट किया, सीताराम येचुरी को।
और उसने पूछा कि आओगे तो शादी में? तो सीताराम येचुरी ने कहा कि वो आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन भी है। हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन में मानवीय संवेदनाएं नष्ट नहीं करते। हम लोग राजनीति करना सीखे जेएनयू से, लेकिन हमने कभी भी इस चीज को आंखों से ओझल नहीं होने दिया कि जो सामने हमारे विपक्ष में खड़ा है वह भी मनुष्य है। जब हिंदुस्तान में हर वर्ग को संबोधित किया जा रहा है, उसकी आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया जा रहा है, तो भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो रिसर्च स्कॉलर, जो एमए के स्टूडेंट, जो एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, उनकी स्कॉलरशिप तत्काल 3 महीने की उनके अकाउंट में पहुंचाई जाए। राज्य सरकारों को कहा जाए कि बिना किसी के साइन के ये स्कॉलरशिप उनके खाते में जाएगी। कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि इससे बड़ा संकट जीवन में कभी नहीं आएगा हिंदुस्तान के। मैंने कल भी यह बात कही थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, कोरोना वायरस को लेकर पॉलिटिक्स बंद कर दें लोग। क्या पागलपन है ये? जो ट्रंप कर रहा है बेवकूफियां, वही हमारे यहां भी लोग कर रहे हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ सके इस क्राइसिस को और हमारी अप्रोच को। मैं मोदी का मुखर विरोधी हूं, मोदी की हर गलती पर उंगली उठाऊंगा। मैं मोदी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इस समय मोदी मेरा शत्रु नहीं है। इस समय वो देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो गलत करेगा मैं फिर कहूंगा, आलोचना करूंगा, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है, मुझे उसका साथ देना होगा। जब ट्रंप ने धमकी दी, आप सिर्फ भाषा पर जाते हैं कि ट्रंप ने क्या बोला। ये छोड़ दीजिए ट्रंप ने क्या बोला, आप ये ध्यान दीजिए कि असल जरूरत किस बात की है। असल जरूरत है कि वह दवा जो भारत सबसे ज्यादा बनाता है, वह दवा अभी संजीवनी बूटी है सारी दुनिया के लिए। ट्रंप से निपट लेंगे, ट्रंप कहीं नहीं जाने वाला। मैंने फेसबुक पर तब भी लिखा था कि भारत सरकार ने, चाहे जो भी कारण रहे हो भारत सरकार के, पाबंदी हटा के और दवाओं की बिक्री खोल के अंतरराष्ट्रीय दुनिया के लिए मानव जाति का बहुत बड़ा उपकार किया है, ये जान लीजिए आप। निश्चित तौर पर इसका थोड़ा बहुत श्रेय जो है पूर्व राष्ट्राध्यक्षों को भी जाता है, जिन्होंने इस दवा को हमारे यहां बनाया और इसका पेटेंट लिया। लेकिन इस पूरे क्रम में जब हम मोदी से नफरत में डूबे हुए हो तो हम ये क्यों भूल जाते हैं, हम ट्रंप से नफरत में डूबे हुए तो हम क्यों भूल जाते हैं कि सामने सारी दुनिया पड़ी है जो कि दवा के लिए तरस रही है। मोदी और ट्रंप एक पुतले भर हैं, जान लीजिए आप। ये आज है कल नहीं रहेंगे। पॉलिटिक्स के केंद्र में मनुष्य होना चाहिए। पॉलिटिक्स के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में राष्ट्र और पीएम और राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। जनता बड़ी है राष्ट्र से, जनता महान है, राष्ट्र छोटा है और बौना है। सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बौने हैं विश्व जनमत के सामने। परसों ट्रंप ने एक और धमकी दी। आप सोचिए, भारत सरकार ने एक सही विवेकपूर्ण कदम उठाया कि उन्होंने ट्रंप की धमकी में नहीं उलझे, उन्होंने सीधे दवा भेजी। आज कोरोना वायरस को लेकर पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। जितनी भी पॉलिटिक्स है बाद में हो जाएगी। ट्रंप से भी निपट लेंगे, अमेरिका से भी निपट लेंगे, निपटे हैं पहले भी। यह 71 जैसी स्थिति नहीं है, ध्यान लीजिए। इंदिरा गांधी ने जब 7वें बेड़े का विरोध किया था, वो युद्ध की स्थिति थी और यह महामारी की स्थिति है। आज इंदिरा गांधी भी होती तो वो यही करती जो मोदी ने किया है। इंदिरा गांधी की राजनीति को आपसे बेहतर समझता हूं मैं। इंदिरा गांधी माइंडलेस नहीं थी। सो फेसबुक पे माइंडलेस राइटिंग, पॉलिटिकल राइटिंग और खासतौर पढ़े लिखे लोग एक विवेकहीन लेखन क्यों कर रहे हैं?
ट्रंप ने एक और गलती की है, परसों फिर एक धमकी दी है। उसने कहा कि मैं डब्ल्यूटीओ को यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम अपना आर्थिक मदद बंद कर देंगे। डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल ने जो बयान दिया है बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उसने कहा है कि कोरोना वायरस की पॉलिटिक्स को क्वारंटाइन पर भेज दो। जब तक कोरोना वायरस है, जब तक कोविड है 19 है, तब तक कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रंप अपनी आदत से लाचार है, जैसे कि हमारे यहां लोग लाचार हैं अपनी आदत से कि वो पॉलिटिक्स किए बिना नहीं मानते। केंद्र सरकार वेंटिलेटर और तमाम दूसरे जो मेडिकल उपकरण हैं उनकी खरीद पर राज्यों के ऊपर पाबंदी न लगाए, बल्कि वह उसे कोऑर्डिनेट करने का काम करे। राज्यों की अपनी जरूरतें हैं, राज्य जानते हैं उन्हें क्या चाहिए। केंद्र हस्तक्षेप न करे बल्कि संयोजन का काम करे। अगर केंद्र हस्तक्षेप करेगा और कोरोना वायरस के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन करेगा और पॉलिटिक्स करेगा तो इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। आप जान लीजिए, जो मरता है ना वो फिर पीछा भी करता है। मौत पीछा करती है, मौत छोड़ती नहीं है। और आपने अगर आज डिस्क्रिमिनेशन किया, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो वेंटिलेटर और दूसरे जो उपकरण हैं, मेडिकल उपकरण हैं, इनकी खरीद को लेकर राज्यों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई थोड़े से ऑथेंटिक डिटेल्स मिल जाए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मेरी बहुत गहरी चिंता है कि कहीं ये गलती ना हो। राज्यों से पूछा जाना चाहिए उनको क्या चाहिए, राज्यों को खरीदने में मदद दी जानी चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए असंतुलित ढंग से कि एक ही राज्य के पास सारे उपकरण चले जाएं। नहीं, मिल बांट के हम लोग पूरे देश को देखें, उसका इलाज करें। ये एक पहली शर्त है कि कोरोना वायरस को लेकर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या जेएनयू में कोरोना वायरस को लेकर पॉलिटिक्स हुई? क्या डीयू में हुई? हुई। भारत सरकार ने अपने विवेकहीनता का परिचय दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनके पास में घर में रहने की जगह नहीं है, जो पढ़ते हैं यहां आके। जो विद्यार्थी नहीं जाना चाहते थे उन्हें रहने देना चाहिए था, लेकिन आपने सबको निकाल दिया और विश्वविद्यालय बंद कर दिए। बड़ा नुकसान किया। कोई क्लास नहीं हो रही, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। वो कैंपस में रहते, कम से कम पढ़ते, देखते, काम करते अपना, लेकिन सब अपना सामान बांध के जा चुके हैं, जो कि नहीं होना था। चाइना ने तो यही किया कि जो विद्यार्थी जाना चाहते थे उन्हें भेज दिया, जो नहीं जाना चाहते थे उन्हें रहने दिया कैंपस में। तो क्या सीखा आपने चाइना से? अब मैं मूल विषय पर लौटता हूं, जिस पर आज हम लोग बैठना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अगर मुझसे एक वाक्य में पूछें कि अभी जेएनयू कैसा है, जानते हैं जेएनयू की स्थिति क्या है? जेएनयू में एक बड़े सेक्शन पर छात्रों पर लगातार फाइन हुए हैं, इस बीच में जुर्माने हुए हैं। नई संस्कृति पैदा हुई है जेएनयू में प्रशासन के जरिए, वह है जुर्माने की संस्कृति। विद्यार्थियों पर तरह तरह के जुर्माने करके उनसे मोटी रकम वसूली गई है। और जेएनयू में बड़े पैमाने पर यह भी हुआ है कि शिक्षकों के खिलाफ में केस हुए हैं। मैं अपनी बता सकता हूं आपको,
मैं जब से मैं 87 से मैं जेएनयू से निकला, मैं जेएनयू लौट के नहीं गया। 1-2 बार गया हूं मैं, और वो भी बहुत इमरजेंसी, जरूरी समय में। मैं जेएनयू नहीं जाता, मुझे जेएनयू का कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है। लेकिन जेएनयू में जो कुछ घटता रहा है उस पर मैं अपनी चिंताएं जाहिर करता रहा हूं, फेसबुक पर मित्रों को शेयर करता रहा हूं। मैं जेएनयू हिंदुस्तान का सबसे विलक्षण विश्वविद्यालय है और सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। मुझसे अगर पूछें आप कि जेएनयू की सबसे अच्छी चीज कौन सी है, देखिए प्रोफेसर सारे विश्वविद्यालयों में है, विश्वविद्यालय में सब जगह लाइब्रेरी भी है, विद्यार्थी भी है, सब कुछ है, लेकिन जेएनयू जैसी एक चीज कहीं नहीं है। पूछिए क्या? छात्रों की केयर। छात्रों की जो केयर जेएनयू करता है वो केयर कोई विश्वविद्यालय नहीं करता। आप चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, आप चाहे पिछड़े क्षेत्र से आते हो चाहे अगड़े क्षेत्र से आते हो, चाहे किसी एलिट बाप के बेटे हो चाहे किसी गरीब बाप के बेटे हो, लेकिन छात्रों की जो केयरिंग, जो देखभाल, जो साज संवार जेएनयू में होता है, वह साज संवार हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, इवन आईआईटी में भी नहीं होता। आईआईटी में आप पैसा खर्च करते हैं, जेएनयू में पैसा नहीं खर्च करते थे। तो वसूली के लिए कहा गया है कि नहीं, तुम्हें क्या हक है 10 रुपए में रहने का। अब कल्पना कीजिए, मैं आपको छोटी सी अपनी कहानी सुनाता हूं। मैंने जब जेएनयू में 79 में अप्लाई किया था, तो आप जानते हैं मैं अंग्रेजी नहीं लिखना जानता, मैं आज भी नहीं जानता अंग्रेजी लिखना। मैं अंग्रेजी की किताबें पढ़ लेता हूं, किसी तरह समझ लेता हूं। मैंने कभी जीवन में अंग्रेजी में दस्तखत तक नहीं किए, और ये एक ओपन फैक्ट है, सब लोग जानते हैं, मैंने कभी इसे छुपाया भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी सीख नहीं सकता था, मैं सीख सकता था, लेकिन मेरी एक जिद थी कि मैं हिंदुस्तान में हिंदी में पढ़ के बड़ा क्यों नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता, मैं सिर्फ हिंदी ही जान के क्यों नहीं बन सकता। यह मेरी जिद थी। जेएनयू का फॉर्म मैंने मंगाया। मेरे जो 2 दोस्त थे और उनमें एक रिश्तेदार भी था, मेरा मामा था मनमोहन, वो फॉर्म लेके आया। तो मेरा एक दोस्त था हरवंश चतुर्वेदी, हरवंश चतुर्वेदी ने मेरा वो फॉर्म भरा। मैं तो अंग्रेजी जानता ही नहीं था, और वो फॉर्म भरने के बाद में वो फॉर्म जेएनयू भेज दिया गया। मैंने टेस्ट दिया। उस टेस्ट देने के पहले मुझे तकरीबन सभी ने मथुरा में ये कहा कि बेकार में परिश्रम कर रहे हो, होगा नहीं तुम्हारे जैसे। हम तो एवरेज विद्यार्थी थे, हम तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद्यार्थी थे नहीं, कभी भी नहीं थे, आज भी नहीं है। कि जेएनयू में तो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एडमिशन होता है, नॉर्म एवरेज का एडमिशन नहीं होता। लेकिन जेएनयू में जब टेस्ट के बाद लिस्ट निकली तो उसमें मेरा नाम था, और मैं बहुत खुश था इससे कि मेरा नाम है। तो दूसरे दिन इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू भी दिया, और मैं बड़ी मुश्किल से जेएनयू गया था, क्योंकि मेरे पास में मथुरा से दिल्ली जाने के भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने पिता से झूठ बोला कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा देने जाना चाहता हूं, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। तो मेरे पिता ने मुझे 25 रुपए दे दिए कि जाओ तो परिक्रमा दे आना, और लौटते समय बर्फी का प्रसाद गोवर्धन महाराज को। आज तक मैं गोवर्धन नहीं गया, मेरी 62-63 साल की एज हो गई, मैंने गोवर्धन कभी गया नहीं आज तक, लेकिन उस समय मैंने झूठ बोला। मेरे पिता ने गोवर्धन जाने दिया, और मैं गोवर्धन की बजाय मैं सीधे पैसेंजर गाड़ी में मथुरा से बैठा, दिल्ली पहुंच गया। जेएनयू में जाके मैंने टेस्ट दिया, अपने एक रेफरेंस ले गया था, मैं उनके जरिए रुका मैं हॉस्टल में। मेरा लिस्ट में नाम था, तो मैंने दूसरे दिन इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देने के बाद में संयोग की बात थी, मेरा एडमिशन हो गया। इंटरव्यू की बात बतानी बहुत जरूरी है आप लोगों को, उससे आप जेएनयू की मनोदशा समझ सकते हैं। मैं मथुरा में जिस
जगह से आता हूं और जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं संस्कृत बैकग्राउंड से आया, संस्कृत पाठशाला में पढ़ा, मैंने 12-13 साल संस्कृत मीडियम से पढ़ाई की, मैंने कभी कोई आधुनिक विषय नहीं पढ़े थे, मैं आधुनिक विषयों के बारे में एकदम नहीं जानता था। नामवर सिंह ने मेरा इंटरव्यू 1 घंटे तक लिया। पहले एमए में दाखला के समय इंटरव्यू भी होता था और नामवर सिंह बहुत खुश थे कि पहली बार जेएनयू में एक लड़का आया है जो संस्कृत बैकग्राउंड से आया है और वो भी सिद्धांत ज्योतिष पढ़ के आया है। वो खुश इस बात से थे कि उनके जो गुरुजी थे यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सिद्धांत ज्योतिष की बैकग्राउंड से आए थे हिंदी में, तो उन्हें लग रहा था कि वो एक उनके गुरुजी आए थे और एक ये सामने लड़का आया, ये आया है। तो इंटरव्यू लेते समय उन्होंने मुझसे सीधे सीधे कहा कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास के नंबर थे मेरे 75% के करीब सिद्धांत ज्योतिषाचार्य में, तो हम तुम्हें डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मुझे एमए में एडमिशन चाहिए, मैं एमए करूंगा पहले, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी बिना एमए के। मैं ज्योतिष का काम नहीं करना चाहता और ज्योतिषी नहीं बनना चाहता और ज्योतिष पढ़ाना भी नहीं चाहता। मैं 1 घंटे के इंटरव्यू आप जान लीजिए, नामवर जी ने बार बार पूछा मुझसे कि मथुरा में तो कोई लाइब्रेरी नहीं है, तुमने पढ़ा कैसे? मैंने संयोग की बात थी कि उन्होंने जितनी बातें पूछी मैंने उनके संतोषजनक उत्तर दिए। मेरे इंटरव्यू बोर्ड में 4 महत्वपूर्ण बड़े प्रोफेसर थे। उर्दू के मोहम्मद हसन थे, हिंदी के मैनेजर पांडे थे, नामवर सिंह थे, केदारनाथ सिंह थे और दूसरे टीचर थे जो कि साहित्य के लिए एकदम गुमनाम है, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण लोग थे। मेरा दाखला हुआ और मैंने दाखला लिया जाके। उन्होंने एक सवाल और पूछा था मुझसे कि तुमने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी? यहां बहुत सारे पेपर्स हैं जिनके के सारी सामग्री सिर्फ अंग्रेजी में है, कैसे पढ़ोगे? मैंने कहा कि सर मैं किसी की मदद ले लूंगा, दोस्त की जो क्लास में है उनसे पढ़वा लूंगा और समझ लूंगा और किसी तरह कर लूंगा अपना काम। तो बोले गुड। अब आप सोचिए कि एक इतना बड़ा प्रोफेसर, वो मेरी तमाम वीकनेस को जानने के बावजूद उसने किस चीज पर जोर दिया? मेरी क्षमताओं को देखा उसने और मुझे जेएनयू में दाखला मिल गया। नामवर सिंह की क्या कमियां थी, नामवर सिंह की क्या कमियां थी, क्या बुरी बातें थी, मैं उनके जिक्र में नहीं जाना चाहता। कि नामवर सिंह की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, मैनेजर पांडे की जो सबसे अच्छी चीज लगी, वो ये लगी कि मैं अपनी सारी कमियां उनके सामने रखी हुई थी मेरी, और उन्होंने मुझे जेएनयू में दाखला दिया। तो जेएनयू की खूबी यह नहीं है कि जेएनयू बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, एलिट विश्वविद्यालय, वामपंथी विश्वविद्यालय। जेएनयू की खूबी है कि वह विद्यार्थियों की केयर करता है, विद्यार्थियों की क्षमता पहचानता है, उन्हें तराशता है। मैंने जिस समय दाखला लिया उस समय जब मेरे पास चिट्ठी आई, आप जान लीजिए मेरे पास में दाखले के लिए पैसे नहीं थे, और यह मैं एग्जिजरेट नहीं कर रहा हूं और झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पिता की मुश्किल से इनकम महीने में 20-25 रुपए थी, मंदिर पर 20-25-50 रुपए के पैसे आते थे, उसी से हमारा घर चलता था, कोई पैसा नहीं था हमारे यहां। अब मैंने अपने उसी दोस्त से मदद ली, 150 रुपये लिए, एडमिशन लिया जाके। जानते मेरे पास प्रॉपर्टी क्या थी जब मैं पढ़ने गया था? सिर्फ सर्टिफिकेट और 2 जोड़ी कपड़े। आप इतनी प्रॉपर्टी में आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ये जो जहर जेएनयू के खिलाफ हम लोगों में फैलाया गया है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फैलाया गया है, जिससे गरीब घर के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में न जा सकें। और ये मेरी कहानी नहीं है खाली, ये जेएनयू की घर घर की कहानी है, जान लीजिए आप। जेएनयू में 75% विद्यार्थी ऐसे थे उस समय
जो कि एकदम पिछड़ी हुई और गरीब बैकग्राउंड से आते थे, और मैं आपको नाम बता सकता हूं, आज वे सारे विद्यार्थी हिंदुस्तान की सबसे टॉप पोस्ट पर काम करते हैं। तो जेएनयू की ताकत कौन सी है? जेएनयू की ताकत यह कि जो एकदम डिस्कार्डेड, रिजेक्टेड, जिसकी कोई संभावना नहीं है, उन सभी लोगों को उसने उठ के खिलने और फलने फूलने का मौका दिया। और हमारे दिमाग में कौन सा जहर जहर भरा गया कि जेएनयू के लड़के देशद्रोही होते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं। जी नहीं, जेएनयू के लड़कों से ज्यादा अधिक देशभक्त कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। और यह बात मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट कर रहा हूं मैं। जेएनयू की स्थापना से लेकर आज तक तकरीबन 1,15,000 विद्यार्थी जेएनयू से निकले हैं, और इसमें से अधिकतर विद्यार्थी, 99% से अधिक विद्यार्थी हिंदुस्तान में ही नौकरी करते हैं। वही ब्रेन ड्रेन के शिकार नहीं हुए, वो हिंदुस्तान के बाहर नहीं गए। जो लोग रोज आके टेलीविजन पर जहर उगलते रहे हैं, जिन्होंने पिछले 6 साल में हिंदुस्तान की आम जनता के दिमाग में जहर भरा है कि जेएनयू क्या है, टुकड़े टुकड़े गैंग। कल्पना कीजिए आप, जेएनयू से सबसे मेहनत मशक्कत करके जो विद्यार्थी पढ़ता है, जिस पर जेएनयू में प्रति महीने तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च होते थे, जेएनयू के प्रत्येक विद्यार्थी ने, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी राजनीति करता हो, उसने इस एहसान को जो जेएनयू ने किया है, उसे पढ़ाया है, उस पर पैसा खर्च किया हिंदुस्तान की गरीब जनता का, उसने बदले में हिंदुस्तान में नौकरी करके हिंदुस्तान की जनता की सेवा की है। और आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। जेएनयू ने सबसे ईमानदार पत्रकार दिए हिंदुस्तान को, सबसे बेहतरीन इंटेलेक्चुअल दिए हिंदुस्तान को, सबसे बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर दिए हिंदुस्तान को। कहीं नहीं गए वो लोग, क्योंकि वो देश की जमीन को, देश की फिजा को, देश की जनता को प्यार करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस के लोग जो वहां पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि आरएसएस के लोग नहीं थे उस समय, आरएसएस के लोग भी थे। कंप्यूटर साइंस में आरएसएस के लोग हुआ करते थे, लाइफ साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में हुआ करते थे। ये पहली बार नहीं है कि जेएनयू में आरएसएस के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये साहस नहीं था कि कह सके कि जेएनयू के लोग घृणा के उत्पादक हैं। पिछले 6 महीने में संगठित ढंग से 2014 के पहले हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते थे कि जेएनयू इतना खराब है। जेएनयू के बारे में पहले से ही एक नैरेटिव चलता था, लेकिन यह नहीं था कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये चीज जानबूझ के कल्टीवेट की गई। जिन लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग कल्टीवेट किया, वही अब कोरोना वायरस को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या चीज थी? टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव क्यों पैदा किया गया? टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव इसलिए पैदा किया गया क्योंकि सारे देश को आपको विभाजित करना था। वामपंथी तो बहाना थे, कन्हैया कुमार तो एकमात्र निमित्त मात्र है, बहाना है। कन्हैया कुमार की जगह मैं भी होता ना, तो फिर भी, तब भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते। जेएनयू के लोगों ने क्या किया, मैं नहीं जानता कि 87, 88 के बाद क्या क्या हुआ है। मैं सिर्फ दूर से पढ़ता रहा हूं, देखता रहा हूं। लेकिन मैं कम से कम अपने भरोसे से कह सकता हूं कि जेएनयू की जनरल बॉडी मीटिंग ने, स्टूडेंट्स काउंसिल ने अपनी अब तक की हिस्ट्री में कभी भी आतंकवादियों के पक्ष में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, बल्कि उनको कंडेम करते हुए दर्जनों बार प्रस्ताव पास किए। जेएनयू में यह भी हुआ है, वामपंथियों के रहते हुए हुआ है कि सोवियत संघ के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए, कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए।
कम्युनिस्टों ने तो कभी नहीं कहा कि ये जेएनयू में जो लोग हैं ये देशद्रोही लोग हैं, ये कम्युनिस्टों को नहीं मानते। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन राजनीति में घृणा का पहली बार विष वपन किया किसने? 1914 से जो सत्ता की पॉलिटिक्स आई उसने, और उसमें एकमात्र जिम्मेदार है आरएसएस, बाकी सब मोहरे हैं इसके। टुकड़े टुकड़े गैंग का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव नहीं है खाली, आप जान लीजिए। आप सोच रहे हैं कि ये उसके घर में आग लग रही है, हम आराम से सेकेंगे अपने हाथ, नहीं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की पॉलिटिक्स के नाम पर हर व्यक्ति के जेहन में हिंदुस्तान में नफरत का बीज भरा गया। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में दो लोग जो दोस्त हैं वो एक मत नहीं हो सकते। मैं अगर आपके पर्सपेक्टिव से एग्री हूं तब तो आप मेरी बात मानेंगे, और अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से एग्री नहीं हूं तो आप नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान के लोगों में आपस में गहरी अनास्था और अविश्वास भर दिया गया। ये ग्रांड जो है आइडियोलॉजिकल मॉडल जो आरएसएस ने अडॉप्ट किया, और जो उन्होंने साइबर सेल बनाया जिसने कि हम सबके जेहन में उसे उतारा, और मीडिया ने जिसमें एक सहयोगी की भूमिका अदा की। यो ग्रांड मॉडल आइडियोलॉजिकल मॉडल क्या है? ग्रांड आइडियोलॉजिकल मॉडल यह है कि हिंदुस्तान में दो लोग जो भिन्न विचारधारा के हों वे कभी एक दूसरे पर विश्वास न करें। हिंदुस्तान में यह 47 में जब कई लाख लोग मर गए थे भारत विभाजन में, तब भी यह अनास्था नहीं थी जो आज है। जेएनयू के लड़के, जेएनयू के शिक्षक, जेएनयू के बाहर हिंदुस्तान की जनता की सुदूरवर्ती इलाकों में जा जाके सेवा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि शिलोंग में नौकरी लगेगी तो कैसे रहेंगे, हम तो सिर्फ दिल्ली में रहेंगे। मैंने जब कलकत्ता में नौकरी ज्वाइन की थी तो मुझे कई पुराने जेएनयू के लोगों ने कहा, अरे पागल हो, दिल्ली छोड़कर आए हो तुम, वो भी कलकत्ता इतना पिछड़ा हुआ है। नहीं, सारा हिंदुस्तान हमारा है, हमें जहां नौकरी मिलेगी, जहां मौका मिलेगा हम जाएंगे और काम करेंगे। ये जो भावना है, ये भावना बिना किसी आइडियोलॉजी के जेएनयू ने प्रत्येक विद्यार्थी के मन में कल्टीवेट की। आप आईआईटी के विद्यार्थियों में क्यों नहीं कल्टीवेट कर पाए? जरा पूछा तो इन लोगों से, जो लोग कल तक आरएसएस के लोग जो इतना हल्ला कर रहे थे और जो टेक्नोक्रेट्स इतने बार बार हिंदू हिंदू कर रहे हैं, इनसे पूछो कि आईआईटी के लोग इतने ब्रेन ड्रेन के शिकार क्यों हुए? सबसे ज्यादा पैसा उनका खर्च हुआ है हिंदुस्तान का। 60%, 70% आईआईटी के लोग पढ़ने के तत्काल बाद विदेश चले जाते हैं, लेकिन जेएनयू के लोग विदेश नहीं जाते। छोटे कस्बों, शहरों, गांव की ओर गए। जेएनयू के अंदर से एक बेहतरीन यंग लीडरशिप पैदा हुई, पॉलिटिक्स में गई, जिसने उसूलों की राजनीति की, जिसने शिक्षितों की राजनीति की। शिक्षितों को भी शिक्षित करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों ने यह किया। लेकिन आपने क्या किया? आरएसएस के लोगों ने क्या किया? आरएसएस के लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर जो नैरेटिव विकसित किया, उसने हिंदुस्तान के आम लोगों के बीच में जेएनयू को लेकर गहरी नफरत पैदा की, और आज आपने जेएनयू को एकदम नरक बना दिया है। जेएनयू के पूरे पढ़ाई लिखाई के माहौल को एक दमन चक्र के जरिए, सुनियोजित दमन चक्र के जरिए नष्ट कर दिया गया है। वही तकलीफ है कि अब जेएनयू पहले जैसा कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। और इसकी एकमात्र जिम्मेदारी अगर किसी पर जाएगी तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम लोग उस जमाने में भी, जिस समय मैं पढ़ता था, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो आरएसएस के साथ में और बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे,
और सीआईए के लिए काम करते थे, लेकिन तब भी हमने नहीं कहा कि तुम देशद्रोही हो। आपने जेएनयू का नैरेटिव कैसा बनाया? जेएनयू का नैरेटिव ऐसा बनाया कि ये जो लेफ्ट हैं, जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, ये देश के दुश्मन हैं और इनकी वजह से जेएनयू जो है वो देश का दुश्मन है। वास्तविकता ये रही है, आज भी है, पहले भी थी। जेएनयू में कभी भी वामपंथी वर्चस्व में नहीं रहे। वो इलेक्शन जरूर जीतते थे। जेएनयू में सभी शिक्षक वामपंथी कभी नहीं रहे, लेकिन सारे शिक्षकों में एक महत्वपूर्ण चीज होती थी कि जेएनयू के विद्यार्थियों की, जेएनयू के शिक्षकों की आपस में राय की कद्र करते थे, सम्मान करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन आरएसएस ने एक ऐसा जहर बोया कि आज वहां शिक्षक पर विश्वास नहीं करता। अगर वो पर्सपेक्टिव शेयर करता है तब तो विश्वास करता है, अगर पर्सपेक्टिव शेयर नहीं करता तो विश्वास नहीं करता। एक जमाना था कि जेएनयू में पर्सपेक्टिव अलग होते थे, लेकिन फिर भी शेयरिंग थी, विश्वास था। और दमन इससे भी ज्यादा हुआ है। नरसिम्हा राव के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में जेएनयू में बहुत दमन हुआ है, ऐसा नहीं दमन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों में यह एक अच्छी भावना थी। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि जो लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं, जो लोग आरएसएस के साथ चले गए हैं, वे एकदम घृणा के पुतले बन गए हैं। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं और ये पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको छोटा सा एक अनुभव बता रहा हूं अपने जीवन का, बहुत बिटर एक्सपीरियंस। मैं जब एसएफआई का प्रेसिडेंट था, यूनियन हम लोगों की थी, तो उस समय एक घटना घटी। 42 विद्यार्थियों को अचानक जेएनयू से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उनकी समय पर मार्कशीट जमा नहीं हुई। उनके लिए एजिटेशन चला, बड़ा एजिटेशन चला, यूनिवर्सिटी बंद हुई, बहुत लंबे समय तक, हम 3 महीने तक लड़ते रहे, कोई समाधान नहीं निकल रहा था उसका। अंत में यह था कि किसी तरह से अगर राजीव गांधी से मुलाकात हो जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। तो उस समय जेएनयू में एक प्रोफेसर थे एनवायरमेंटल साइंस में, सिप्तोष मुखर्जी। और सिप्तोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे, आशुतोष मुखर्जी, उनके वंश में थे, नाती थे या कौन थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो सिप्तोष मुखर्जी की जो पत्नी थी कनक दी, वो भी प्रोफेसर थी एनवायरमेंटल साइंस में। तो कनक दी से मेरी बातचीत थी। तो मैं कनक दी के पास गया कि कुछ हेल्प कीजिए हमारी आप। क्यों किसी ने कहा कि सिप्तोष मुखर्जी बहुत तोप चीजें, वो ही हेल्प हो सकती, क्योंकि वो राजीव गांधी के गुरु थे, गांधी परिवार में उनका सीधे आना जाना था। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी दिन आ जाओ, जब वो अभी बाहर हैं, वो विदेश ज्यादा रहते थे सिप्तोष मुखर्जी। तो वो लौट के जब आए सिप्तोष मुखर्जी, तो मैं उनसे मिलने गया। तो पहले तो बहुत खुश हुए क्योंकि वो कांग्रेसी थे और मैं कम्युनिस्ट था। तो उन्होंने कहा कि पहली बार कोई कम्युनिस्ट देखा है जो कांग्रेसी के यहाँ आया है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो कांग्रेसियों के यहाँ जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनसे मदद लेते रहते हैं, आपके पास उसी स्पिरिट में आए। बोले कोई बात नहीं है। उन्होंने इधर उधर की बातें की, डिनर कराया उन्होंने, ये जानते हुए भी मैं कम्युनिस्ट हूं और वो कांग्रेसी हैं। उन्होंने क्या किया, खाना खिलाया और कहा कि कल चलेंगे, सुबह आ जाओ, मेरी गाड़ी से चलना। सिप्तोष मुखर्जी का नक्शा यह था कि पीएमओ में स्लिप नहीं जाती थी, उनका नाम नहीं लिखा, नाम ही काफी था, सिप्तोष मुखर्जी आए हैं, मतलब सारे रास्ते खुले हुए हैं। मैं सिप्तोष मुखर्जी के साथ अंदर राजीव गांधी के घर, सिप्तोष मुखर्जी को देख के राजीव गांधी ने कहा कि बताइए क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा हुक्म कुछ नहीं है, ये लड़का है, ये स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसकी कुछ समस्या है। तो मैंने बताया एडमिशन नहीं ले रहा, मार्कशीट आ गई, देर से मार्कशीट आई थी, एडमिशन हो जाए बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी बुलाते हैं। तो उन्होंने वाइस चांसलर को, पीएन श्रीवास्तव को बुलाया, वाइस चांसलर आया। वाइस चांसलर बिल्कुल अपमानित था क्योंकि 3 महीने से एजिटेशन चल रहा था, वो उसकी लगातार सारी चालें पिट रही थी, जनता, विद्यार्थी हमारे साथ थे, शिक्षक हमारे साथ थे। अल्टीमेटली वाइस चांसलर बोला, गुस्से में बोला कि मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगा, इसमें मैं इस्तीफा ले लीजिए, मैं विद्यार्थियों को दाखिला नहीं लूंगा। नरसिम्हा राव उन दिनों मानव संसाधन मंत्री हुआ करते, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्हें भी बुलाया गया, वो भी षड्यंत्र कर रहे थे उस समय।
राजीव गांधी ने कहा नहीं नहीं वो सब छोड़ो, इस्तीफा। बोले कि आपको इस्तीफा चाहिए क्या इनका? मैंने कहा नहीं मुझे इस्तीफा नहीं चाहिए, मुझे खाली विद्यार्थियों के दाखिले चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दाखिला की कोई, बोले कि नहीं मैं कोई बात नहीं मानूंगा इनकी। सो अल्टीमेटली राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, ये मेरे यहां आए और मेरे गुरुजी को लेके आए, माननी पड़ेगी, रास्ता निकालो। और राजीव गांधी ने मुझसे कहा कि आप कोई फार्मूला सजेस्ट कीजिए जिससे इनकी भी थोड़ी सी इज्जत रह जाए, हमारी भी रह जाए। तो उनका ठीक है, मैंने कहा बस कमिटमेंट दिलाइए कि ये दाखले कंटिन्यू करेंगे, ये निकाले नहीं जाएंगे विद्यार्थी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हम चले आए। मैं कम्युनिस्ट, सब कांग्रेसी, कोई हेट नहीं, कोई वितृष्णा नहीं, कोई घृणा नहीं, किसी में भी कोई एक अनटचेबल भाव नहीं। मैं लौट के आया, मैं बीसी के पास गया और मैंने जो सुझाव दिया बीसी ने माना और विद्यार्थियों के दाखले हो गए। हम 3-3.5 महीने तक जो हमने एजिटेशन चलाया, हम जीत गए और ये हमारी बड़ी उपलब्धि थी। और ये उपलब्धि आंदोलन तो था ही, लेकिन हमारी मदद सुभाष मुखर्जी ने भी की थी, हमारी मदद राजीव गांधी ने भी की थी, ये हम कैसे भूल जाएंगे। लेकिन अभी मुश्किल क्या है कि अगर प्रधानमंत्री के पास कोई जाएगा तो वो कहेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, मैं नहीं मिलूंगा। ये घृणा की राजनीति जेएनयू में नहीं थी, यह घृणा की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं थी। तो आपने एक नया मॉडल 2014 में लॉन्च किया आरएसएस ने, और वो मॉडल था घृणा की राजनीति का, जो अब नीचे तक पहुंच चुका है। आपने शुरू में चस्का लगा आपको, आपने जेएनयू से नफरत शुरू की, जेएनयू के विद्यार्थियों से नफरत शुरू की। आज स्थिति है कि आप अपने हर दोस्त से नफरत करते हैं जो आपसे मतभेद रखता है। जो बीजेपी की नहीं मानता, आरएसएस की नहीं मानता, आप उससे नफरत करते हैं, आप उसकी बात नहीं मानते, आप उस पर अविश्वास करते हैं। और यह अविश्वास की राजनीति, यह अनास्था की राजनीति, यह लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। अरे जेएनयू में तो हमने ऐसी पॉलिटिक्स डेवलप की, ऐसी पॉलिटिक्स में बड़े हुए कि जो हमारे से मतभेद रखते थे, अनेक लोग थे ऐसे। जब जनरल बॉडी मीटिंग होती थी तो जो मतभेद रखते थे उनके पास में कई बार क्या होता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बार क्या होता था, उनके पास में प्रस्ताव तो होता था, लेकिन प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक प्रस्तावक की और एक समर्थक की, तो कोई सेकंड करे। तो जो हमारे क्रिटिक होते थे उनके पास में सेकेंडर नहीं होता था, तो वो कहते थे पंडित जी एक सेकेंडर प्रोवाइड करो। तो हम लोग सेकेंडर प्रोवाइड करते थे और वो जाता था, वो हमारी आलोचना के लिए जाता था। और अभी हमने ये माहौल पैदा किया कि जेएनयू का प्रशासन नारे लगाने पर जुर्माने कर रहा है, लोगों को जुलूस निकालने पर जुर्माने कर रहा है। अरे लोग कैंपस में जुलूस नहीं निकालेंगे तो क्या रावलपिंडी में जाके जुलूस निकालेंगे जेएनयू के विद्यार्थी? कहां जुलूस निकालेंगे वो लोग? क्या वो आरएसएस के हेडक्वार्टर जुलूस लेकर जाएंगे? हर विश्वविद्यालय का कैंपस उसके विद्यार्थियों का कैंपस है। विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को अपने कैंपस में राजनीति करने का लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। जो नई कल्चर पैदा की आपने, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर जो आपने नफरत पैदा की, उसका पहला टारगेट यह हुआ कि आपने पूरा का पूरा विद्यार्थियों की केयरिंग का सिस्टम डैमेज किया और जेएनयू के विद्यार्थियों को हिंदुस्तान का सबसे खराब और खतरनाक विद्यार्थी बना दिया। हीरा थे, हीरा, आज भी हीरा हैं, लेकिन आपने नफरत बोई, आपने घृणा बोई। अरे आपको नफरत थी और घृणा थी तो आप जेएनयू के अलावा आप निकाल के लाते अपने लिए इंटेलेक्चुअल। किसने रोका था आपको? भाजपा अपने लिए वित्त मंत्री लाती बाहर से, कोई नुकसान नहीं था। भाजपा अपने लिए विदेश मंत्री लाती बाहर से, कोई नुकसान नहीं था। क्यों जेएनयू के लोगों को लाए वो लोग? जेएनयू में
चाहे किसी भी राजनीति को करें, एक मिनिमम शिक्षा है। वो किसकी शिक्षा है? सभ्यता की शिक्षा। सभ्यता का मतलब यह होता है कि आपके बीच में सिर्फ प्रेम होता है और विवाद होते हैं, नफरत नहीं होती। जेएनयू के लड़के खूब विवाद करते हैं लेकिन खूब प्रेम करते हैं। आरएसएस के लड़के थे, उनके साथ में बड़े विवाद होते थे लेकिन कभी भी उनके साथ झगड़े नहीं होते थे, नफरत नहीं थी। आरएसएस के लड़के कमरे में आके घंटों अपना टाइम पास करते थे साथ बैठ के, और कहते थे पंडित जी मजा आता है आपके साथ। आरएसएस के जो लड़के उस समय पढ़े साथ में, आज भी कभी भी चलते फिरते एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं तो सीधे गले मिलते हैं। और जो आरएसएस का पहला काउंसलर था आदित्य झा, जो भी कनाडा में रहता है, जानते हैं कैसी कल्चर विकसित करती है और सभ्यता विकसित की है जेएनयू शिक्षा ने? उसने फेसबुक पे कुछ लिखा, मैंने उस पर कस के लिखा। कश्मीर के मसले में विवाद हो रहा था, मैंने कस के लिखा, उसे चुप गई वो बात। उसने तत्काल फोन किया मुझे। वो कहां था? इस्तांबुल था। काफी देर बात की, लंबे 35 साल के बाद हम लोग बात कर रहे थे। और जो चीज मुझे पता चली वो आपको शेयर करना चाहूं। वो अभी भी आरएसएस के साथ है, बीजेपी के साथ है, विदेश में है लेकिन वो मोदी के साथ है। शिक्षा क्या विकसित करती है यह समझने की जरूरत है। उसके यहां सैकड़ों लोग काम करते हैं। उसके ऑफिस हिंदुस्तान में भी है, उसके ऑफिस कनाडा में भी, दुनिया के अनेक देशों में उसके ऑफिस हैं। और कनाडा में जो उसके ऑफिस है उसमें जो लोग 200 लोग काम करते हैं, वो 200 में से अधिकतर लोग पाकिस्तान के और मुसलमान हैं। और यहां क्या कर रहे हैं आप? ये जेएनयू वो मोदी का भक्त है, मोदी का प्रचारक है, लेकिन मुसलमानों से नफरत नहीं करता। आपने क्या किया कि यहां सामान्य लोगों के बीच में हेट पैदा की, मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा की। लेकिन जो लोग हमारे साथ थे, जिन लोगों ने हमारे साथ पॉलिटिक्स की, उन लोगों ने घृणा पैदा नहीं की। वो चाहे जिस विचारधारा के रहे हों। दो प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं खाली बस, उसमें से एक प्रोफेसर भाजपा की नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था और बाद में राज्यसभा का भी मेंबर बना। एक जासूस था जो मल्टी कंट्री जासूस था, रामस्वरूप, उसके घर छापा पड़ा सीबीआई का, और उसके घर से क्लासिफाइड एक ट्रक डॉक्यूमेंट्स निकले। ये ऑन द रिकॉर्ड है ये चीजें। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स था वो ये था कि जेएनयू के 2 प्रोफेसरों के लिए, बल्कि 5 लोगों के लिए, जिसमें 2 पत्रिकाएं निकालते थे, और उनमें एक बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, उनको सीआईए रेगुलर एनुअल फंड देती थी। हमने कभी कभी अपने शिक्षक के खिलाफ, चाहे वो जिस राजनीति से जुड़ा हो, हमने नफरत नहीं फैलाई। हमने पर्चे निकाले उनके खिलाफ, हमने आलोचना की, लेकिन हमने हेट पैदा नहीं की। पर्चे निकालने के बाद भी हमारी उनसे मुलाकात होती थी और प्यार से मुलाकात होती थी। लेकिन आपने आज जेएनयू कैसा बनाया है? आज जेएनयू ऐसा बनाया है कि आप एक दूसरे को, जो शिक्षक हैं, वो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि बांट दिए गए विचारधारा के आधार पर। जेएनयू ने शिक्षा दी थी कि बुद्धिजीवियों का एक ही धर्म होता है, विवेक और रैशनैलिटी। लेकिन आपने उसमें एक नई चीज ऐड की कि बुद्धिजीवियों का धर्म विवेक और रैशनैलिटी नहीं होता, बुद्धिजीवियों का धर्म होता है विचारधारा, और विचारधारा के आधार पर दोस्ती और दुश्मनी।
और यही आरएसएस का मॉडल था जिसको कि जेएनयू में लागू किया गया और पूरे देश में अब लागू कर दिया गया है। तो जेएनयू में जो घटा है वो जेएनयू में अकेले नहीं घटा। जेएनयू का जो नैरेटिव बिगाड़ा गया है, जेएनयू को देशद्रोही बनाया गया है, खाली अकेले जेएनयू को नहीं बनाया गया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को देशद्रोहियों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप अगर आरएसएस के साथ हैं तो देशभक्त हैं, और आरएसएस के साथ नहीं है तो देशद्रोही हैं। यह कल्चर सचेत रूप से टॉप टू बॉटम विकसित की गई है। जेएनयू का नैरेटिव सिर्फ जेएनयू का नैरेटिव नहीं है। आप जान लीजिए, जेएनयू में वामपंथी जरूर थे शिक्षक, लेकिन वामपंथ पर रिसर्च सबसे कम हुई है वहां। ये गलतफहमी है कि वामपंथी शिक्षक सिर्फ वामपंथ पर रिसर्च कराते हैं, नहीं, ये गलतफहमी है। वहां शिक्षक कभी ये सजेस्ट नहीं करता इस पे करो, इस पे ना करो। विद्यार्थी की जो इच्छा हो उस पे करे रिसर्च। विद्यार्थी की स्वायत्तता, संप्रभुता और केयरिंग, इन तीन चीजों को जेएनयू ने कल्टीवेट किया, जिसे कि एक सिरे से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप विद्यार्थी की केयरिंग सीखते हैं ना, तो हिंदुस्तान के नागरिक की भी केयरिंग सीखते हैं। जब आप एक शिक्षक के नाते अपने विद्यार्थी से प्यार करते हैं तो हिंदुस्तान की जनता को भी प्यार करते हैं। और जब आप अपने विद्यार्थी को वैचारिक तौर पर देखने लगते हैं तो हिंदुस्तान की जनता को भी देखने लगते हो। और यही खतरनाक विश्व भ्रमण का रास्ता है। जेएनयू में पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी सेकेंडरी रही है, ह्यूमन रिलेशनशिप प्राइमरी रही है। आज आपने पूरे देश में पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी को प्राइमरी बना दिया है। आरएसएस ने बनाया इसे, कम्युनिस्टों ने नहीं बनाया। कम्युनिस्टों ने तो केयरिंग सिखाई थी और कम्युनिस्ट आज भी केयरिंग करते हैं। कम्युनिस्टों की बहुत सारी कमियां हैं, उनकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बात है उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। तो मेरे लिए जेएनयू का मतलब यह था कि हिंदुस्तान की केयरिंग करने वाले लोग। और आपने क्या किया कि हिंदुस्तान का टुकड़े टुकड़े गैंग। जेएनयू कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर नहीं था। जेएनयू ने टुकड़े टुकड़े गैंग का हर लेवल पर विरोध किया, हर उस आंदोलन का विरोध किया जो पृथकतावाद और आतंकवाद का समर्थन करता था। और यह काम किया उसने सामूहिक बहसों के जरिए, सामूहिक संवाद के जरिए। किसी पार्टी के आदेश पर हमने काम नहीं किया। जेएनयू के जो विद्यार्थी हैं, जेएनयू का जो छात्र संघ है, वो किसी दल के निर्देश पर काम नहीं करता। वो विद्यार्थियों के लिए काम करता है और विद्यार्थियों के निर्देश पर काम करता है। जान लीजिए आप। आपने क्या किया कि विद्यार्थी को सेकेंडरी बना दिया और आइडियोलॉजी को प्राथमिक बना दिया। और हमसे कहा जा रहा है, कम्युनिस्टों से कहा जा रहा है कि उनके आइडियोलॉजी प्रमुख होती है। नहीं, कम्युनिस्टों के आइडियोलॉजी प्रमुख नहीं होती, मनुष्य प्रमुख होता है। कम्युनिस्टों ने मनुष्य की पूजा की है और एकदम लेमैन की पूजा की है। आपने कभी भी मनुष्य को इज्जत की नजर से देखा ही नहीं, सम्मान की नजर से देखा ही नहीं, उसकी संप्रभुता को स्वीकार ही नहीं किया। आपके लिए पहले वो हिंदू था या मुसलमान था, ईसाई था या सिख था। जेएनयू की शिक्षा यह है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह देखो, उसको धार्मिक पहचान की कैटेगरी में मत देखो। हम जानते ही नहीं थे किस विद्यार्थी कौन सी जाति है, हम जानते ही नहीं थे वो किस धर्म को मानता है। धर्म के और जाति के मसले जेएनयू में आए ही नहीं, ये तो हाल के वर्षों में आए हैं। जब से 2014 से आरएसएस का मॉडल लागू किया गया है कि हिंदुस्तान को अब टुकड़े टुकड़े गैंग में बदलना है, ये जेएनयू को नहीं बदल रहे थे। ये जेएनयू अब कम्युनिस्टों को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग से, बल्कि ये हिंदुस्तान की जनता को टुकड़े टुकड़े गैंग में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये पॉलिटिक्स शुरू हुई जेएनयू को केंद्र में रख के। अभी वो क्लाइमैक्स पर है। अरे जेएनयू के लड़कों की ये आज की समस्या नहीं है, जेएनयू के लड़कों की ये जन्म से समस्या है।
फिलिस्तीन में गोली चलती थी तो जेएनयू में जुलूस निकलता था, जेएनयू के लोग दुखी होते थे। बेलछी में मासेकर हुआ तो जेएनयू में हड़ताल हुई। जेएनयू के लड़के दूसरे के दुख से दुखी होना जानते हैं। खुदगर्ज विद्यार्थी की कल्चर जेएनयू की नहीं थी। जेएनयू के लड़के अपने बारे में कम, अदर्स के बारे में, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे, दूसरों की चिंता ज्यादा करते थे, ज्यादा ह्यूमनली चीजों को देखते थे, टटोलते थे, उनके बारे में समाधान खोजते थे। आपने क्या किया? आपने जेएनयू को आइडियोलॉजी का डेन बना दिया, आरएसएस की आइडियोलॉजी का डेन बना दिया। जेएनयू 2014 के पहले वामपंथ का या किसी भी विचारधारा का डेन नहीं था, अड्डा नहीं था, लेकिन आज वो आरएसएस का अड्डा है। सारी चीजें यहां से तय हो रही हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति वहां पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, वह आरएसएस का है या नहीं है। अगर आरएसएस का है, आरएसएस के साथ जुड़ा है, तब तो उसका रिसर्च प्रोजेक्ट पास होगा, उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, और नहीं तो रिसर्च प्रोजेक्ट पास नहीं होगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, जेएनयू में ऐसे प्रोफेसर रहे जो कि कभी कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए कभी भी रिसर्च के प्रोजेक्ट बंद नहीं किए गए। उन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ फाइट की, लेकिन कभी उनके रिसर्च प्रोजेक्ट बंद नहीं किए गए। आज एक दो कौड़ी का, एक मूर्ख किस्म का व्यक्ति जिसे आपने वाइस चांसलर बनाया है, वह लोगों का रोज अपमान करता है बुला के। वाइस चांसलर का मतलब अपमान करने वाला व्यक्ति? वो कुलीग है, वो कलीग है, उसको लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ में रेस्पेक्ट से पेश आना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो उसके दुश्मन हो। आपने एक ऐसी कल्चर पैदा की जिसमें संवाद की कोई जगह नहीं है। जेएनयू की ब्यूटी ये थी, जेएनयू में मतभेद थे, आइडियोलॉजिकल टकराहटें थी, लेकिन डायलॉग था। दूसरी चीज जो आपने नष्ट की, जिसका कि पूरे देश पर असर पड़ा, वो नष्ट की आपने संवाद की परंपरा। जेएनयू में आपने विद्यार्थियों को कुचला नहीं खाली, बल्कि संवाद की जो परंपरा जेएनयू में बड़ी मुश्किल से तैयार की गई थी। कोई भी मुसीबत आए, देश की हो, राज्य की हो, कैंपस की हो, किसी व्यक्ति की हो, जेएनयू में हर चीज डायलॉग से रिजॉल्व की जाती थी। डायलॉग से ही आंदोलन के फैसले होते थे। डायलॉग का एक अंतहीन सिलसिला था वाइस चांसलर के साथ, और आज तो डायलॉग बंद है। वाइस चांसलर किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वाइस चांसलर किसी को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, वाइस चांसलर किसी की तरफ अच्छी नजर से देखने के लिए तैयार नहीं है। यह हेट का सिंबल वाइस चांसलर होगा, यह पहली बार देखा गया। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बता रहा हूं। यह अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, यह एजुकेशन पॉलिसी जब पहली बार लाई गई थी, उसे लाने में पीएन श्रीवास्तव उस पॉलिसी के कमेटी कन्वीनर थे, उसमें दूसरे व्यक्ति थे मुनीश रजा, दो लोग जेएनयू के थे और भी लोग थे उसमें, लेकिन पीएन श्रीवास्तव जो हमारे वाइस चांसलर थे वो उसके इंचार्ज थे। तो वो पॉलिसी दोपहर में डिक्लेयर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हमने तत्काल जो ही पॉलिसी डिक्लेयर हुई, तत्काल, आज की तरह मोबाइल नहीं था, पता चला पॉलिसी डिक्लेयर हुई है, हमने तत्काल जो है रात को 9:30 बजे सेमिनार रखी। मैं खुद डीसी के पास गया, मैंने कहा कि बधाई है, आपने पॉलिसी डिक्लेयर की है, तो बहस हो इस पर। बोले हाँ। तो मैंने कहा रात को आइए आप सेमिनार में, और पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट हमें भी दे दीजिए। तो वीसी ने एक कॉपी हमें भी दे दी। मुनीश रजा साहब थे, पीएन श्रीवास्तव थे, और एक और व्यक्ति था एजुकेशन से, जो कि एजुकेशन का टॉप क्रिटिक था गवर्नमेंट का, और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था एजुकेशन का। नाम यदि याद नहीं आ रहा उसका, मैं बताता हूं आपको नाम। तो मैं उनके पास गया कि आप रहे हमारे साथ में आज पैनल में, वहां लोग 2 लोग ये रहेंगे, आप रहें।
तो उसने कहा कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट मैं ले आया हूं, आप डॉक्यूमेंट ये लीजिए। अब आप सोचिए, पॉलिसी दोपहर में 12 बजे 1 बजे डिक्लेयर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और रात को ही 9:30 बजे हमने वाइस चांसलर को, पीएन श्रीवास्तव जो थे उस समय, वो जो कि उस डॉक्यूमेंट्स की कमेटी के कन्वीनर थे, मुनीस रजा साहब जो हमारे यहां प्रोफेसर थे और उन दिनों डीयू से जुड़े हुए थे, वो वाइस चांसलर थे उधर, उन दोनों को रखा। और हमारे यहां जो एजुकेशन का जो सबसे जीनियस आदमी था उसे रखा हमने, वो हमारा पक्षधर था, वो हमारा पक्ष रखेगा। शानदार 2.5-3 घंटे डिबेट हुई, और वो शुरुआत थी एजुकेशन पॉलिसी पे बहस की। कोई बिटरनेस नहीं। और जो हमारा पक्षधर था उसने बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी के जर्रे जर्रे के धुर्रे उड़ा दिए, लेकिन कोई बिटरनेस नहीं। जेएनयू का मतलब यह था कि वाद विवाद और आनंद, राजनीति हो, नीतियों पर बहस हो, लेकिन वो एकदम इनलाइटेंड करे, वो लोगों के ज्ञान के दरवाजे खोले, उनके सामने अनेक विकल्पों की संभावनाएं पैदा करे। हम संवाद के लिए संवाद नहीं करते थे, हम वाद विवाद संवाद इसलिए करते थे कि हमें और विकल्प चाहिए। हम हर विद्यार्थी में विकल्पों की भूख पैदा करने के लिए संवाद करते थे। हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते थे, हम इसलिए राजनीति करते थे कि लोग लोकतंत्र के बारे में सोचें और लोकतंत्र के प्रति अपने कंसर्न तय करें। जेएनयू के छात्रों की खूबी है कि वे इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है, तो उनको एक विश्व दृष्टि मिलती थी। वे सारी दुनिया के बारे में सोचते थे। अफगानिस्तान में क्या हुआ इस पर वो चिंतित हैं, पाकिस्तान में क्या हुआ इस पर भी वो चिंतित हैं, वो इस पर भी चिंतित हैं कि सोवियत संघ में क्या चल रहा है, और वो इस पर भी चिंतित हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, और वो इस पर भी चिंतित हैं कि बेल्छी में क्या हो रहा है। विद्यार्थी को अगर आप भेड़ बनाएंगे, जो कि अभी कोशिश हो रही है कि विद्यार्थी का काम है सिर्फ पढ़ना, विद्यार्थी का काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, विद्यार्थी का काम है एक अच्छा नागरिक बनना। जेएनयू का सबसे बड़ा पाठ यह था कि विद्यार्थी एक नागरिक भी होता है, वह विश्व जनमत का सदस्य होता है, उसे सारी दुनिया के बारे में समझना चाहिए और सारी दुनिया के बारे में अपने सरोकार परिभाषित करने चाहिए, उसमें प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। और यह जो समझ थी, यह जेएनयू की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वजह थी कि जेएनयू का जो विद्यार्थी होता था, वो जितने आनंद के साथ में तुलसी में बात करता था, उतने ही आनंद के साथ में फिलिस्तीन पर भी बात करता था। ऐसा विद्यार्थी आपको किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। सो आपने जो सबसे मूल्यवान चीज थी आपके देश की, कायदे से आपको और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय खोलने चाहिए थे, लेकिन आपने उल्टा किया, आपने जेएनयू को ही नष्ट कर दिया। जेएनयू जानती हो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, आपने उसी को मार डाला। आप तय मानिए, आपने जो अपराध किया है, मैं आरएसएस वालों से कहना चाहता हूं, वो अपराध किसी दंगे से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। दंगे में आप आदमी मारते हैं, ये जेएनयू में आपने पूरे के पूरे एक सिस्टम की, एक पूरी की पूरी सभ्यता की हत्या कर दी है। उस आने वाली पीढ़ी की हत्या कर दी है, जो पीढ़ी हिंदुस्तान की बैकबोन बन सकती थी। हिंदुस्तान की सभ्यता के रखवाले कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। प्लीज, आई हेट यू। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।